हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको बताया था कि 90 मिनट्स में आपको पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, इसमें मैं आपको ओम्स लॉ बताऊंगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। एंड उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड उस पे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल, छोटे से न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका, उस पर काफी एडवांस न्यूमेरिकल्स होंगे, काफी बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होंगे। एंड इवन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स आप अभी तक नहीं जानते हैं। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो भी पूरा देखेंगे इसके बाद जो आएगा। ठीक है, एंड इस वीडियो को भी आप पूरा देखो। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या है, मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ कि अगर एक वायर है, लेट से, ठीक है, एक वायर मैंने ले लिया ए बी। ठीक है, ये ए और बी वायर मैंने ले लिया, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेट से वी है। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, आप जितना बढ़ाएंगे तो करंट उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉर अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर ले लिया आपने, एंड उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे तो उसमें जो करंट की मात्रा है, ठीक है, करंट जो है, अमाउंट ऑफ करंट, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा। अब देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट एक आता है हमारे सामने। जैसे मान लो अगर एक क्वांटिटी है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो आता है ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी, वेयर के इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर भी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज रेसिस्टेंस। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, वेयर आर इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देन V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो किसी गिवन रेसिस्टर के लिए या किसी गिवन कंडक्टर के लिए जो V बाई आई का रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये बताया हमारे ओम्स लॉ ने। ठीक है, ये ओम्स लॉ ने बताया। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। दिस इज आर V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। चलो अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैंने रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि रेसिस्टेंस इज व्हाट, रेसिस्टेंस इज सम टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, आप कह सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, हर्डल। ठीक है, इस तरीके का कुछ आप जो है अपोज कर रहा है, कोई अपोजिंग नेचर है। ठीक है, रेसिस्टेंस ज्यादा है उस चीज का। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, किसी चीज को अपोज करना। तो करंट को किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, आप कोई भी कंडक्ट, कोई भी चीज लेंगे तो उसमें देयर इज सम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये भी मैंने वायर लिया तो इसका रेसिस्टेंस लेट से आर है। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस आर क्या ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस वायर में करंट फ्लो को रोकना चाहता है। ठीक है, कम करना चाहता है करंट फ्लो को। तो ये एक रेसिस्टेंस, एक तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। रेसिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा, ये ऐसा आर। ठीक है, हम पूरा मान लेते हैं कि पूरा का होल रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज सिचुएटेड हियर। ठीक है, तो ये आर जो है रेसिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल है रेसिस्टेंस का। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। अब देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब अगर उन चीजों, अगर वैसे चीजों को हम आगे पीछे करेंगे, आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे कुछ चीजों को, तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, या रेसिस्टेंस को वो अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेक श्योर आप पेन कॉपी लेकर इसको नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर आप वायर का लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है, एक वायर है लेट्स ए बी। ठीक है, ए बी, एंड आपने क्या किया, इस वायर का लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया। देखो, ये वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया ए बी का, समहाउ यू मैनेज टू गेट दिस वायर एलोंगेटेड। ठीक है, तो आपने वायर का लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, तो व्हाट विल हैपन, रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। तो आर इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ बढ़ेगा तो देयर वुड बी चेंज इन रेसिस्टेंस, एंड रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इफ एल विल इंक्रीज, आर विल आल्सो इंक्रीज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर बढ़ने से, एल बढ़ने से आर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज, तो रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, so this is the first factor which is affecting the resistance of a conductor. Now the second factor, इसमें क्या है कि अगर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a वेयर a इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे हैं, a इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब, जैसे ये एक वायर है, ठीक है, पतला सा वायर था, और ये एक मोटा सा वायर, यहाँ पे बड़ा सा वायर, ठीक है। तो ये देखो, इस वाले वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज वेरी स्मॉल, और इस वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। यानी अगर वायर मोटा होगा, ठीक है, वायर अगर मोटा होगा तो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा मतलब जितना ज्यादा मोटा होगा वायर, रेसिस्टेंस उसमें कम होगा, जितना ज्यादा पतला होगा वायर, रेसिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन है। तो ये दो पॉइंट अभी तक हमने समझा कि लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो चीजें पॉइंट आपने समझा। तीसरा जो पॉइंट है कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब आपका नेचर, जिस जो कंडक्टर, जैसे एक वायर है ए बी लेट से, ठीक है, और एक वायर है, मैं यहां पर, ये है वायर पी क्यू। ठीक है, ए बी जो है, मान लो आप कि ये कॉपर का बना हुआ है, मान लो कि ये कॉपर का बना हुआ है, और पी क्यू जो वायर है ये मान लो लेट से नाइक्रोम का बना हुआ है, और इसका लेंथ भी एल है, इसका लेंथ भी एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, यानी लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब देखो, ये दो वायर जो हैं ए बी और पी क्यू, ये दो अलग अलग नेचर के हैं। ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। एक बना हुआ है किसका, कॉपर का, एंड द सेकेंड वन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। तो देखो इसमें क्या होगा, नाइक्रोम का रेसिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, आप देखेंगे प्रैक्टिकली नाइक्रोम का रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो नाइक्रोम के केस में रेसिस्टेंस आपका ज्यादा है, और कॉपर के केस में रेसिस्टेंस आपका कम है। इसका मतलब नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेचर डिपेंडेंट भी है कि किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है उस रेसिस्टेंस को बनाने में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा एक और पॉइंट है कि इट थोड़ा मोड़ा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज आप करेंगे तो देयर विल बी चेंज इन रेसिस्टेंस। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसमें आपको ये समझना है बस बेसिकली कि अगर आप प्योर मेटल्स का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी अ इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो ये एक पॉइंट था, आपको समझना था। ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो लोअर करेंगे टेम्परेचर को, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये चार पॉइंट थे जो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में पढ़ना था। आई होप आप समझ गए होंगे, इन चीजों को आप नोट कर लो, मेक श्योर टू नोट दिस थिंग, और आप इस चीज को रिवाइज करते रहो तो आपको याद रहेगा। एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की ओर, दैट इज व्हाट वी कॉल ए रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है, तो आप देखो एक चीज ध्यान से, अभी हमने जो पढ़ा ये वाला चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसी से हम रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे। देखो किस तरीके से, यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, और एक और चीज पढ़ा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इस बात से। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं ना ये चीज, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ यहां से आप एक और बात कह सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो देयर वुड बी अ कांस्टेंट, और यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, आप कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। उसके बाद L/A है ना, ये आ गया आपके सामने। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो देयर इज अ कांस्टेंट रो, एंड इसी रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है,
इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो अभी मैं फिर से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूं, देखो आप ध्यान से, ये एक्सप्रेशन आप याद रखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है, ये इस तरीके का। तो ये ऐसा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब देखो मैं इसको मिटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो आर ये कुछ आया था एल बाई ए, एंड उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी हट गया, तो इसके बाद ये क्या आया, सम रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये आ गया रो एल बाई ए। नाउ अगर ये रेसिस्टिविटी है हमारा, अगर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप यहां से लिखेंगे तो वो क्या आएगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखो, तो ए को इधर भेज दो, एल को नीचे लेके आ जाओ, तो आर ए बाई एल, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी को हमने रेसिस्टेंस के टर्म में यहाँ डिफाइन कर लिया है। रो इज आर ए बाई एल, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मान लो कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने कोई कहे कि रेसिस्टिविटी क्या है एक्चुअल में, आप बताओ, तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। आप इस वाले फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, मान लो एक ऐसा कंडक्टर आप कंसीडर कर लो, लेट से कि अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ अगर 1 मीटर है, किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ 1 मीटर है, तो आप उसका रेसिस्टिविटी अगर फाइंड करेंगे तो आर लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 1, और इसके जगह एल की जगह क्या लिखेंगे 1, तो वो क्या आ जाएगा, आर की इक्वल आ जाएगा रेसिस्टिविटी। तो आप कह सकते हैं रेसिस्टिविटी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है दैट किसी वायर जिसका लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, उसमें जो रेसिस्टेंस होगा, उस पर्टिकुलर वायर में जो रेसिस्टेंस होगा, दैट रेसिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। देखो मैं फिर से बताता हूं कि रेसिस्टिविटी भी एक तरह का क्या है, रेसिस्टेंस ही है, जो किसी 1 मीटर के लेंथ के वायर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसमें जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा, दैट रेसिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे आई गेस, ठीक है। और मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। सो इसको देखो मैं एक बार और समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट आर इज इक्वल टू रो ए बाई एल, ठीक है, इस तरीके का। हमने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ भी क्या हो जाए 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ। तो आप कहेंगे कि उस वायर में जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उस वायर में जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेसिस्टिविटी के इक्वल होगा। हमने ये फॉर्मूला से देखा, देखो रो के इक्वल हो जाएगा कब, जब ए इक्वल हो जाएगा 1 के, एल इक्वल हो जाएगा 1 के। एक चीज ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लो लेट से एक वायर है, ठीक है, आपके सामने, एंड दैट वायर इज पी क्यू, एंड इसका आपको रेसिस्टिविटी रो का कुछ वैल्यू गिवन है, एक्स कुछ वैल्यू, इसका यूनिट मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो देखो इसका कुछ आपको गिवन है कि एक्स है इसका रेसिस्टिविटी। तो अगर आप इस वायर का 1 मीटर लेंथ, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का पोर्शन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर उसको आप निकाल लोगे इस वायर से, तो उसका जो उसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो एक्स के इक्वल होगा। यही रेसिस्टिविटी का क्या है, मतलब है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको इसका यूनिट बता देता हूँ, ठीक है। सो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे जो भी चीज है, उसके बाद मैं आपको यूनिट बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यूनिट क्या होगा इसका, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो ए बाई एल, और सॉरी हाँ ये ठीक है। अब यहां से अगर आप रो का निकालोगे अगर फॉर्मूला, ठीक है, तो ये क्या, मैंने कुछ गलत लिख दिया आई गेस, एक सेकेंड, लेट मी फर्स्ट इसको मैं सही कर लूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखा हुआ है आर इज रो एल बाई ए, यहां से अगर आप रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये देखो आर ए बाई एल, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी का यूनिट। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ, ये होता है ओम, तो ऐसा आपने लिख लिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल का यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना। तो ये 1 मीटर स्क्वायर से, और ये यहाँ पे 1 मीटर कट गया, तो ये क्या बच गया, ओम मीटर। तो ये इसका आ गया क्या, यूनिट आ गया। दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ क्या है, रेसिस्टिविटी है। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पे, यानी अगर दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को अगर आप कंबाइन करें तो उनको किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर
उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, ये चीज पढ़ेंगे हम लोग। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, देखो तो दो तरीका है रेसिस्टर्स को कंबाइन करने का, ठीक है। पहला तरीका जो है उसको मैं कह रहा हूं सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने यहां लिख दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान से, ये एक रेसिस्टर मैंने लिया ऐसा, ठीक है, और एक और रेसिस्टर लिया ऐसा, और ये दोनों मैंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये एंड टू एंड ज्वाइंट है, एक रेसिस्टेंस का, एक का रेसिस्टेंस मान लो R1 है, दूसरे का रेसिस्टेंस अगर R2 है, तो इसमें देखो एंड टू एंड ज्वाइंट है, एक एंड से दूसरा एंड ज्वाइंट है, ठीक है। एक रेसिस्टर मान लो अगर एंड ए से एंड बी पर है, तो दूसरा रेसिस्टेंस क्या है, एंड बी से एंड सी पर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो रेसिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन हो तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी रेसिस्टर्स सीरीज में कॉम्बाइन होते हैं, जो भी रेसिस्टर्स सीरीज में कॉम्बाइन होते हैं, उनमें सेम करंट फ्लो करता है। अब ये क्या है, देखो बताता हूं, एक चीज आपको ये नोट कर लेना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। अभी ये क्या लिख रहा हूं बताऊंगा आपको, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग होता है। ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, वेट करो आप इसके लिए। आई जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे देखो ये दो रेसिस्टर मैंने कंबाइन करे हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से एक बार फिगर को बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब देखो ध्यान से, तो ये एक रेसिस्टर मैंने लगाया, एंड ये अगेन एक रेसिस्टर लगाया, और यहां हमने लगा दिया बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2। तो इससे अगर करंट लेट से यहां से आई करंट निकल रहा है, तो R1 में कितना करंट जा रहा होगा बताओ, आई करंट जा रहा होगा। R2 में भी कितना करंट जा रहा होगा, आई, क्योंकि करंट के साथ तो इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ ना, है ना, चला गया करंट। इधर से आई करंट गया, इधर से भी आई करंट पास हुआ, ये इधर आया घूम करके वापस, अगेन आई आ गया बैटरी के अंदर, यानी जितना करंट बाहर निकला था, ठीक है, उतना ही करंट अंदर आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखो R1 और R2 दोनों में करंट जो है वो कैसा गया, सेम गया, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं, I इंटू R, है ना। तो आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्यों अलग होगा, अगर R1 के लिए अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो लेट से R1 का पोटेंशियल है V1, तो V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, जितना करंट इसमें जा रहा है ना, इनटू इसका रेसिस्टेंस। तो आप लिखेंगे इसमें करंट कितना जा रहा है I, और इसका रेसिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। और R2, ठीक है, R2 के लिए अगर पोटेंशियल है V2, ठीक है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है I, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है इसका R2। तो आप देखो V1 और V2 अलग अलग ही ना होंगे, दो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये अलग अलग ही होगा, क्यों, क्योंकि I का वैल्यू तो सेम है, लेकिन R1 R2 हमने यहाँ डिफरेंट लिया हुआ है, इसीलिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा बताओ आपका, डिफरेंट आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट है वो सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। अभी मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको इरेज करके यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा जो रेसिस्टर्स को कंबाइन करने का तरीका है, दैट इज पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में किस तरीके से कंबाइन होगा, तो लेट से यहाँ देखो एक मैंने ये रेसिस्टर बना दिया, ठीक है, और इधर भी देखो एक ये दूसरा रेसिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया दो पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एंड इस पूरे को हमने सर्किट सर्किट बना दिया है, यहाँ देखो, है ना, ये ऐसा कुछ बैटरी से मैंने कनेक्ट कर लिया। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, एंड लेट्स से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर इस तरीके का कुछ आपको दिखे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं किस तरीके से है हम लोग, तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें I जो है वो डिफरेंट हो, मतलब करंट जो दोनों रेसिस्टर में जाएगा या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स में जाएगा वो अलग अलग होगा, और जो पोटेंशियल होगा V वो होगा सेम, ठीक है। तो ये कैसे भाई, तो ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, आई जो है डिफरेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो ये मैं यहाँ लिखा नहीं इस चीज को, देखो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप इन चीजों को नोट करते रहो, ठीक। तो देखो ध्यान से, आई जो है डिफरेंट है, वी आपका सेम है। तो अब देखो ध्यान से,
आई डिफरेंट कैसे है, लेट से यहां से करंट जो निकला वो आपका आई करंट निकला, ठीक है, बैटरी से यहाँ ए पॉइंट तक आई करंट ही आया। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ता है, या तो ये R1 में चला जाए या तो ये R2 में चला जाए, तो ये थोड़ा थोड़ा दोनों में चला जाएगा, ठीक है। तो लेट से इसमें R1 में I1 गया करंट और R2 वाले में लेट से I2 करंट गया, ठीक है। तो R1 में I1 करंट गया, तो यहां तक बताओ इस पॉइंट पर कितना करंट आया होगा, I1, और R2 में I2 करंट जा रहा है, तो ये पॉइंट पे कितना करंट आया होगा, I2, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आकर ये दोनों क्या हो गए, कॉम्बाइन हो गए, और यहाँ पर करंट कितना हो गया, I, और ये वापस अंदर सर्किट के अंदर भी I करंट आ गया, ठीक है। तो जितना करंट निकला था उतना करंट वापस आ गया। तो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I ही तो दो पार्ट में बट गया वहां जाकर के, है ना, दो पार्ट में बट गया। देखो आप दोनों रेसिस्टर्स के अलोंग क्या है, ये जो आपका करंट है दैट इज व्हाट, डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है आपका। अब पोटेंशियल हो जाता है सेम, तो ये कैसे होता है, तो देखो पोटेंशियल, तो अगर आप पोटेंशियल अक्रॉस R1 अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस R1, तो आप क्या निकालेंगे, हम V का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताओ, I इंटू R, तो V अक्रॉस R1 अगर आपको निकालना है तो I अक्रॉस R1 इंटू रेसिस्टेंस ऑफ R1, है ना, तो ये लिखना आपको। तो I आपका कितना है बताओ, ये आपका I1 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और V अक्रॉस अगर R2 आप निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे, I2 R2, है ना, इस तरीके का। और कैलकुलेट करके जब मैथमेटिकली देखा गया तो ये पाया गया कि करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों समहाउ इक्वल ही आते हैं ऑलवेज, ठीक है, ये इक्वल ही आते हैं। इन दोनों को जब कैलकुलेट करके देखा गया तो ये दोनों इक्वल ही आया। तो हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ऑलवेज सेम होता है, और जो करंट फ्लो करता है वो डिफरेंट होता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए डेरिवेशन करने जा रहा हूं, और वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, आपको आना चाहिए वो चीज, ठीक है। इवन शायद बोर्ड्स में भी पूछे आपको, वैसे पूछा है कई बार, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट, ध्यान से देखो, मान लो आपके पास इतना बड़ा सा ये जगह है, ठीक है, और ये एंड है आपका ए, ये एंड है आपका बी, ठीक है, और आपको ए से बी तक में थोड़ा मतलब स्पेस है, ए के बीच में ये खाली है, ठीक है। तो आपको दो छोटा छोटा ब्रिक्स दिया गया, ठीक है, ब्रिक मतलब ईटा, ठीक है, ईटा आपको लगाना है ए और बी के बीच में। तो आप क्या करेंगे, एक ईटा इधर लगा देंगे, दूसरा वाला इधर लगा देंगे, तो ये दोनों कवर हो गया, ठीक है। तो आपने दो ब्रिक का यूज करके यहाँ पर ए और बी का स्पेस को फुलफिल किया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप दोनों ब्रिक को हटा के कोई एक बड़ा सा ब्रिक यहाँ पे लगा दो जो दोनों का काम करे, तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में एक बड़ा सा ईटा ला करके ऐसा लगा दोगे ताकि स्पेस कवर हो जाए पूरी तरीके से। तो देखो पहले जो दो ब्रिक काम कर रहे थे, अब उनकी जगह पे एक अकेला ब्रिक वो पूरा स्पेस भर दे रहा है ना, पूरा स्पेस को कैप्चर कर ले रहा है। तो आप ध्यान से देखो, दो ब्रिक का काम एक ही ब्रिक ने कर दिया, एक बड़े से ब्रिक ने कर दिया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इन दोनों का काम इस बड़े से ब्रिक ने कर दिया। उसी तरह आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अगर एक रेसिस्टर यहाँ ऐसा है एंड अगेन दूसरा रेसिस्टर अगर ऐसा है, दोनों मान लो अगर सीरीज में है या अगर पैरेलल में भी है, पैरेलल में भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो 3 रेसिस्टेंस भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अभी मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ लेट से R1 है रेसिस्टर, ये R2 है रेसिस्टर। तो आप ध्यान से देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अगर आपसे कहे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेसिस्टेंस को हटा के एक ऐसा रेसिस्टेंस लगाइए जो इन दोनों का काम कर दे, ठीक है, जो इन दोनों का काम कर दे, मतलब ऐसा रेसिस्टेंस जो इन दोनों का काम कर दे, वो बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब लेट से अगर आपने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R लगा दिया और ये R इसका इक्विवेलेंट है इन दोनों का, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 R2 जो काम मिल करके कर रहे थे उनका अकेले का काम इस R ने कर दिया है। मतलब ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है, इन दोनों के बराबर है, ठीक है। ये है एक्चुअल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब।
यहाँ पर अगर R1 है, यहाँ पर अगर R2 है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको कहा जाएगा कि इन दोनों रेसिस्टर को हटा दो, या फिर तीन भी अगर रेसिस्टर कंबाइन है तो इनको हटा दो एंड उनके जगह पे एक रेसिस्टर लगा दो जो इन सब का काम कर दे, तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये चीज आप समझ गए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पर आएंगे। ओके, सो हम लोग अभी फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या है फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का दोनों केसेस में, सीरीज में और पैरेलल में, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक सेकेंड में अपना कलर चेंज कर लो इनका, थोड़ा सा मैं इस प्रोसेस में स्लो हूँ, आप इग्नोर करना इन चीजों को। ठीक है, तो लेट से अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी दो रेसिस्टर्स एंड टू एंड ज्वाइन है। ठीक है, इस तरीके का, अगर ये R1 है, R2 है एंड देन इस तरीके का और एक और रेसिस्टर ज्वाइंट है, सीरीज में ज्वाइंट है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस मान लो R3 है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसको लिखते हैं इस तरह से R, और इधर लिखेंगे आप इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से EQ। R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन रेसिस्टर ज्वाइन है, अगर दो ज्वाइन है तो क्या होगा R1 प्लस R2, अगर पांच ज्वाइन है तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो टोटल जितना रेसिस्टर ज्वाइन है सीरीज में, आपको बस क्या करना है, नॉर्मली उनके रेसिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। यही फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में क्या है, देखो पैरेलल में अगर मान लो तीन रेसिस्टर है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आप देखो ऐसा कुछ है, एक रेसिस्टर, ये आपका मान लो ये दूसरा रेसिस्टर, ठीक है, ये मान लो आपका तीसरा रेसिस्टर, इस तरीके से, और ये अगर इस तरह से ज्वाइंट है, तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 R3। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में R इक्विवेलेंट आप लिखते हैं इस तरीके से, रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट आप लिखेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ध्यान रहे, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपके सामने, आपको उसको फिर 1 बाई समथिंग करके लिखना है, तो वो आपका R इक्विवेलेंट होगा। लेट से अगर मान लो आपने इन तीनों को सॉल्व किया, यहाँ पर ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3, तो आपको आ गया X। ठीक है, मान लो X आ गया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आया, X। ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट नहीं है ये X। तो R इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ से, तो X को इधर भेज दो 1 के नीचे, तो आप लिखेंगे 1 बाई X एंड दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, इन पैरेलल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसी को हम लोग डिराइव कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा डेरिवेशन में टाइम नहीं लगेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो मैं 2 रेसिस्टर ले रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से, और ये मैंने यहाँ पर बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बैटरी का लेट से पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2। ठीक है, तो इस R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, और R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना, इस तरीके से निकलेगा। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये क्यों यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो आप, पहले डेरिवेशन हो जाने दो, देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से। अब एक चीज हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो I है आपका वो क्या होगा, सेम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट। ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो I आपका सेम होगा, यानी यहां से जो भी करंट, अगर I करंट निकला तो R1 में भी I करंट ही जाएगा, R2 में भी I करंट ही जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के, इसको आप लिखो यहाँ पर V इज इक्वल टू, लिखेंगे आप क्या, V1 प्लस V2। अब V इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, IR, ये आपने पढ़ा है किससे, ओम्स लॉ से। ठीक है, V इज I इंटू R, ये आपने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको इस वाले सर्किट का, इस वाले V के लिए टोटल आपको लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूला को देख के लिखो। तो इसमें अगर मान लो लेट से I करंट जा रहा है, तो आप लिखेंगे I इंटू R, क्या लिखेंगे, इन दोनों का R इक्विवेलेंट, R1 और R2 का R इक्विवेलेंट, लिखेंगे आप I इंटू R इक्विवेलेंट इस वाले V के लिए, IR। ठीक है, ओम्स लॉ वाले फॉर्मूला से। V1 क्या लिखेंगे आप, V1 में कितना करंट जा रहा है, सॉरी V1 जो है ये R1 का है,
पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 में कितना करंट जा रहा है, तो I करंट ही जा रहा है, तो आप लिखेंगे I इंटू R2 R1 सॉरी, ठीक है, I इंटू R1 प्लस V2 में भी कितना करंट जा रहा है, I ही जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो I और ये लिखा आपने R इक्विवेलेंट, और यहां से आपने I कॉमन ले लिया दोनों में से, दोनों टर्म से, और यहां आपने लिख दिया R1 प्लस R2। अब ये I गेट्स कैंसल्ड एंड नाउ R इक्विवेलेंट बिकम्स R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दो रेसिस्टर्स के केस में। 3 होगा तो एक और जोड़ देंगे, 4 होगा तो एक और जोड़ देंगे, मतलब आप जोड़ते चले जाओगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रेसिस्टेंस के जो भी वैल्यूज गिवन है उनको आपको सिंपली ऐड कर देना है, और वही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। तो ये चीज आप समझ गए। अब हमने इसका जो डेरिवेशन किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो डेरिवेशन किया है किसका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, वो इस चीज को देख के किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को देख करके किया है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, एक वेरिंग क्वांटिटी था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। सीरीज में कंबाइंड रेसिस्टर्स के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो ये आपने किया, तो जो भी चीज आपका डिफरेंट है, ठीक है, उसी को लेकर के आप डिराइव करोगे तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो आप लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड देन आपने डेरिवेशन कर लिया। अब अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाओगे तो वहां पर डिफरेंट क्या होता है बताओ, वहां पे करंट डिफरेंट होता है, तो वहां करंट का फॉर्मूला पे डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग आ जाते हैं। पहले मैं यहां लिख देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो दो रेसिस्टर हैं मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने यहां पर एक बना दिया और ये दूसरा, ठीक है, ये इसका R है, R1 रेसिस्टेंस, इसका R2 है, और ये कंबाइंड है इस तरीके से एक बैटरी से, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर से निकल रहा है, लेट से I करंट निकल रहा है, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखो कि आपका जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, करंट डिफरेंट होता है, और जो V होता है वो होता है सेम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, तो अगर आपको यहाँ डेरिवेशन करना है तो मैंने आपको बताया जो भी चीज डिफरेंट है आप उसको निकालोगे। तो I का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं ओम्स लॉ से, I होता है V बाई R, है ना, V बाई R, है ना, ये आप ओम्स लॉ से जानते हैं, I इज व्हाट, V बाई R। तो अगर आपको निकालना है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप लेट से मान लो I करंट यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर आ गए आप। अब I के पास दो रास्ता है, एक तो इसमें चला जाए, इसमें चला जाए। तो R1 में I1 करंट चला गया, R2 में I2 करंट चला गया, देन दोनों यहाँ पर आके कंबाइन हो गए फिर से, एंड देन I करंट ही बन करके फिर अंदर I चला गया, ठीक है। तो जितना करंट निकला था उतना अंदर चला गया। अब देखो ध्यान से, तो आप लिख सकते हैं क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जैसा हमने वहां लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पे V जो है डिफरेंट था, यहाँ पर क्या है I डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I का वैल्यू आप किस तरीके से लिखेंगे, इस ओम्स लॉ को देख के लिखेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो V, ठीक है, I टोटल कितना आ रहा है, तो ये होगा V और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल इस पूरे सर्किट के लिए आप निकाल रहे हैं टोटल करंट कितना होगा, तो वो होगा V डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर आप लगा दो जो इन दोनों का काम करे, ठीक है। तो वो होगा V बाई R इक्विवेलेंट, है ना, इज इक्वल टू I1। तो ये क्या होगा, I1 के अक्रॉस, I1 किस में जा रहा है, R1 में जा रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर V बाई R1 प्लस V बाई R2, ठीक है। एंड अब V को आप कॉमन ले लेंगे, तो V आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ लिखेंगे आप V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V कॉमन लिया तो ये आपने लिखा R1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और V गेट्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया आपको 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो अब मैं इसको इरेज करके पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखो दो रेसिस्टर अगर लगे हो तो R इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल का ये फॉर्मूला है। अगर R इक्विवेलेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे R1 R2
बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आप नीचे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये यही रिजल्ट आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। आप ये सॉल्व कर सकते हैं आर इक्विवेलेंट के लिए दो रेसिस्टर्स के केस में। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स लूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, बहुत बहुत आराम से आप समझो इस चीज को। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में मतलब पहला क्वेश्चन आप कहो कहो कि मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखो, ये एक रेसिस्टर है एंड अगेन यहाँ पे एक रेसिस्टर है, ये मान लो 2 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 2 ओम का रेसिस्टर है। आपसे कोई पूछे कि बताओ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो आर अक्रॉस ए बी क्या होना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 2 + 2 कितना हो गया, हाउ मच इट वुड बी, 4 ओम। तो आप इस तरह से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में देखो क्या है, ये पैरेलल में आपने मान लो ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, तो पैरेलल में आपको अगर निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, आप जानते हैं 1/R1 + 1/R2, तो आप 1/2 + 1/2 करके लिख दो। मैं इसका आर इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालूंगा, देखो ध्यान से, R1 R2/R1 + R2, तो R1 R2/R1 + R2, तो ये कितना आ गया बताओ, ऊपर 4 आ गया, नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया, तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया इस केस में, 1 ओम आ गया। तो ये आपने निकाल लिया। तो ये कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल्स, ये बहुत छोटे न्यूमेरिकल आपको बस समझाने के लिए कि फॉर्मूला ये था। ठीक है, एक मैंने न्यूमेरिकल यहाँ आपको बताने के लिए रखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल आप बनाओ। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में मिल जाएगा और अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है और इस वीडियो में ये बेसिक न्यूमेरिकल ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कल अपलोड करूं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो वीडियो में मैं आपको पूरा जो एडवांस न्यूमेरिकल्स हैं, जो बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं और जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग है, ठीक है, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन देखो, मैं आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका दिया हुआ है 10 ओम, यहाँ पर ये 15 ओम इसका वैल्यू, और इसका यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। यहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका क्या, बी, एंड ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि इसमें और इसमें, यानी ये जो बचे हुए 2 रेसिस्टर हैं, इनमें करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताना है आई इन 10 ओम रेसिस्टर एंड आई इन 15 ओम रेसिस्टर, ये आपको बताना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका इसमें कि V अक्रॉस ए बी, ठीक है, ए बी के अक्रॉस क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपको बताना है, एंड V अक्रॉस ए सी, एसी के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक एक करके अभी डिस्कस करूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, यानी टोटल इसका इनको 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 इन तीनों रेसिस्टेंस को हटाने के बाद एक ऐसा रेसिस्टेंस लगाओ जो इन तीनों का काम कर दे, वो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा पूरा ए से सी तक के लिए। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से बताएंगे, तो चलो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें जो 3 पार्ट है आपका। ठीक है, एंड इस न्यूमेरिकल को बनाने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तीसरा नंबर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि इस पूरे सर्किट के लिए ए से सी तक के लिए आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये देखो, यहाँ पे ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल में अगर आपको दिख रहे हैं तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के लिए, अगर आप आर बी सी बताना है आपको, ठीक है, कि रेजिस्टेंस अक्रॉस बीसी कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बीसी, तो आप किस तरीके से लगाएंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, 10 × 15/10 + 15, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ गया 150 बाई, आ गया आपके सामने 25, एंड दैट वुड बी कम आउट टू बी 6, यानी आर अक्रॉस बीसी आपका कितना है, 6 है, 6 ओम। ठीक है, तो अब ये 6 ओम का रेसिस्टर अगर आप यहाँ लगा देंगे तो इन दोनों का काम हो जाएगा। देन अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई पूछे ए से सी तक के लिए, तो यहाँ पे 5 कनेक्टेड है और यहाँ से यहाँ आपको कितना लगाना है, 6 लगाना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 ओम। तो आपको आर अक्रॉस ए सी कितना हो जाएगा, 5 ओम प्लस
ये दोनों का आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम, कम आउट टू बी 11 ओम। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया किसके लिए बताओ, ये आपका निकल गया ए से सी तक के लिए। ठीक है, तो हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो, आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है ए से सी के लिए, और करंट कितना जा रहा है ये भी पता है। ठीक है, यानी आपको आई पता है और क्या क्या पता है, आर पता है। तो आप वी निकाल सकते हैं, क्योंकि वी क्या होगा, आई इंटू आर होगा, है ना। तो आप वी अक्रॉस ए सी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा बोलो, आई कितना आपके सामने है, आई आपके सामने 1 एम्पियर का जा रहा है। ठीक है, ए से बी तक में कितना जाएगा 1 एम्पियर, और बी से सी तक में भी 1 एम्पियर ही जाएगा। लेकिन इसके अंदर चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 10 में थोड़ा सा चला जाएगा और 15 वाले में थोड़ा सा चला जाएगा, लेकिन जब ये बाहर आएगा सी पॉइंट पे तो वो 1 एम्पियर ही करंट रहेगा, क्योंकि ये पूरा ये आपका ये जो है कॉम्बिनेशन जो है ये आपका टोटल हो गया है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो ये आपका आ गया 1 एम्पियर और आर इक्विवेलेंट आपने निकाला 11, यानी 11। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 11 वोल्ट, यानी 11 वोल्ट है ए से सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये आपने निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान से देखो, पहले मैं इन चीजों को इरेज कर देता हूं। ठीक है, देन हमारे पास स्पेस हो जाएगा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस चीजों को। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ए से सी तक का टोटल पोटेंशियल कितना है बताओ। टोटल पोटेंशियल ए से सी तक का हो गया है 11 वोल्ट। तो अगर आप ए से बी तक का पोटेंशियल निकालो, ठीक है, ए से बी तक का पोटेंशियल निकालो आप, तो अगर निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, वी अक्रॉस ए बी, तो आप क्या निकालेंगे, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आई इंटू आर। तो आई कितना जा रहा है ए बी के अक्रॉस 1 एम्पियर, है ना, और आर कितना है ए बी के अक्रॉस 5, तो 1 इंटू 5, हाउ मच इट वुड बी 5 वोल्ट। यानी ए से बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो बी से सी का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, पोटेंशियल अक्रॉस बी सी, ये होगा 11 माइनस 5, है ना, क्योंकि टोटल तो 11 है, तो ये हो गया 6 वोल्ट। यानी बी से सी तक का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब पोटेंशियल बी से सी तक क्या होगा 6 वोल्ट है, इसका मतलब 10 का भी पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है, और 15 का भी पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है। तो अब देखो आपको रेसिस्टर पता है, आपको पोटेंशियल पता है, तो आपको करंट का वैल्यू निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू आप निकालो, अगर आप 10 वाले के लिए निकाल रहे हो, तो अगर आप आई निकालोगे 10 वाले के लिए, तो वी क्या है 6 है, और रेसिस्टर क्या है आपका कितना ओम का है 10 ओम का, यानी 0.6 एम्पियर, है ना। और आई अक्रॉस अगर आप 15 वाले के लिए निकालोगे तो आप क्या लगाओगे फिर से वी बाई आर, एंड वी आपका कितना है 6 ही है, और आर इस बार कितना है 15 है, तो ये आपका आ गया 2, ये आ गया 5, यानी हाउ मच दैट इज 0.4। अब देखो 0.6 प्लस 0.4 करोगे तो ये 1 एम्पियर ही करंट वापस बाहर निकलेगा। तो ये चीज आप समझ गए, तो आपको क्या पता चल गया, आई अक्रॉस दोनों 10 ओम और 15 ओम का भी पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, तीसरा हमने सॉल्व भी कर लिया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वी अक्रॉस ए बी क्या होगा, तो ये आपका आ गया 5 वोल्ट, और वी अक्रॉस ए सी क्या है तो 11 वोल्ट है। ठीक है, और वी अक्रॉस बी सी क्या है तो ये आपका 6 वोल्ट है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इस न्यूमेरिकल में काफी बेहतरीन न्यूमेरिकल था और अच्छा न्यूमेरिकल था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे आई गेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अबाउट माई चैनल में आपको बताऊं कि मैं अभी क्लास 10th को यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th को, मैं क्लास 11th 12th को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए, क्लास 11th 12th को भी फिजिक्स मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मैं क्लास 10th को फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, आगे के 2 महीने में 10th को ही पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल। और एक और चीज, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफी मजेदार तरीका है मेरा पढ़ाने का। आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, काफी एडवांस क्वेश्चंस में कराता हूं और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको देता हूं, ताकि आपका जो डेवलप हो जाए इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फिजिक्स में पूरा। ठीक है, और एक और चीज, मैं अभी कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा फिजिक्स में, जो आपको जल्दी नहीं पता होते हैं। ठीक है, ये मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार फैक्ट्स। मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा उसका अपने चैनल पर, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। एंड वो वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। एंड सो टिल देन, थैंक यू।